नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे थे। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। ये चौथा वीडियो है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को बार बार देख लीजिए। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से 99% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक और वीडियो आएगा, वो अनुच्छेद के लिए होगा, तो एक आध 2 अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो अनुच्छेद के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, मुश्किल से बहुत होगा तो आधा घंटा में उसको समअप कर लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं जहाँ तक हम लोगों ने देखा है उसके आगे से। और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ अपना शेयर भी करें प्लीज़। हम लोग प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं तक देख चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज यहाँ से देखते हैं आगे। तो प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, पहला निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। वर्तमान चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन व 2 निर्वाचन आयुक्त संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन या प्रादेशिक आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों व आचार संहिता जैसे राजनीतिक दल हेतु तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान करना व चुनाव करवाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनाव के लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हुआ हो और इसके साथ ही उसे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हों। उसे लोकसभा में सीटों की संख्या की 2% सीटें मिली हो और यह सदस्य अलग अलग 3 राज्यों से चुने गए हों, तब भी वो प्राप्त कर सकता है। या फिर यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो इन 3 आधारों पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है, इसे कैग कहते हैं। कैग एक संवैधानिक पद है जो लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, की आयु तक होता है। वो भारतीय नागरिक जो लोक वित्त का विशेषज्ञ हो अथवा लोक सेवक जो 10 वर्षों न्यूनतम हो, कैग बन सकता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि वो भारतीय नागरिक जो लोक वित्त विशेषज्ञ हो अथवा
लोक सेवक हो, जो 10 वर्ष न्यूनतम है, मतलब 10 वर्ष न्यूनतम यह लोक सेवक रहा हो, वो कैग बन सकता है। यह योग्यता संसद द्वारा निर्धारित है। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 148(4) के तहत कैग सरकारी कंपनियों, प्राधिकरण व निकायों जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त हो, अन्य निगमों या निकायों जो विधि अथवा संबद्ध नियमों के तहत का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। कैग विनियोग, वित्त एवं सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षण कर राष्ट्रपति के समकक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और उसे इस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो प्रथम जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वो थे पी नरहरि राव। इनको 1948 में बनाया गया था, जो 1954 तक रहे। वित्त आयोग, इसका उल्लेख भाग 12 अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे, जो 1952 से 1957 तक थे। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सामान्य प्रत्येक 5 वर्ष पर केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण आदि के लिए किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश हो या समकक्ष योग्यता का हो या आर्थिक विशेषज्ञ हो, इसका सदस्य बन सकता है, जबकि अध्यक्ष को लोक मामले का ज्ञाता होना चाहिए। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य इसमें होते हैं, जिसके सदस्य पुनर्निर्वाचित के पात्र होते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के समक्ष रखवाता है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों से मिलकर बना है, जिसकी नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। इसकी सदस्य संख्याओं को राष्ट्रपति व राज्यपाल समय समय पर निर्धारित करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। यानी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। जबकि कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच व सलाह बाध्यकारी आवश्यक है। इन आयोग का कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम को पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद अधिनियम पारित कर संयुक्त राज्य सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 115, जिसकी सेवा शर्तें नियुक्त बर्खास्तगी राष्ट्रपति करता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 115 में। इसके सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख भाग 16 के अनुच्छेद 338 में किया गया है। यह एक 5 सदस्यीय
संवैधानिक निकाय है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अत्याचार वाले मामले या विधायी संबंधी मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। साथ ही अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं इसमें संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका उल्लेख भाग 16 के अनुच्छेद 338 क में किया गया है, और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 को जोड़कर इसका गठन किया गया। यह भी 5 सदस्यीय संवैधानिक आयोग है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अत्याचार में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे भी सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संविधान में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 ख स्थापित करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 123वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर भारत सरकार द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अन्य संस्थाएं। नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी करके नीति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं ग्राम स्तर पर योजनाओं से लेकर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। गवर्निंग काउंसिल में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य एवं पूर्णकालिक सदस्यों के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक रहते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा उपाध्यक्ष। इसके सदस्य जो कौन होते हैं? तो पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य जो कि अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध एवं अन्य संस्थाओं से अधिकतम 2 सदस्य होते हैं अंशकालिक। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ कहते हैं, केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी लोअर पीसीएस में। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, न संवैधानिक न ही सांविधिक है, जिसका प्रमुख कार्य योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग पाना था। वर्तमान में योजना आयोग के समाप्त होने के कारण इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है एवं वो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट कहते हैं, 1985 में इसका गठन हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 323 क संसद को प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की शक्ति देता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष 5 वर्ष या 65 वर्ष
जबकि अन्य सदस्य 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं। यह केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है। इसकी अधिकारिता सशस्त्र बलों के सैन्य क्षेत्र में कार्यरत संसद सचिवालय और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के अधिकारियों या कर्मचारियों तक नहीं है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और कुल 17 पीठें वर्तमान में कार्यरत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 323 क संसद को, जबकि अनुच्छेद 323 ख संसद व राज्य विधानमंडलों दोनों को अपनी अधिकारिता के भीतर अधिकरण बनाने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, प्रथम कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो रंगनाथ मिश्रा थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। यह अधिनियम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। 1993 में व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाता था, जबकि 2019 के अधिनियम के अनुसार 3 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। यानी 1993 में 2 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाता था, जबकि 2019 के अधिनियम के अनुसार 3 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इनमें से एक सदस्य अनिर्वाचित महिला होनी चाहिए। 1993 के अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो के स्थान पर वर्तमान अधिनियम के अनुसार 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो किया जाएगा। इस आयोग में निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष पदेन मानद सदस्य के रूप में होंगे: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई, जिसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव सदस्य इसका होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे CBC भी कहते हैं, इसका गठन 1964 में हुआ था, जबकि इसको सांविधानिक दर्जा कब मिला था? सांविधिक दर्जा इसको मिला था 2003 में। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता के आधार पर की जाती है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक का होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात यह केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता उन्नयन करने और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अधिकतम 10 सूचना आयुक्त से मिलकर के 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की सिफारिश पर करता है। आरटीआई नियम 2019 के अनुसार सीआईसी और सीआईसी और आईसीज केंद्रीय राज्य स्तर पर का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इसके साथ ही सीआईसी एवं आईसीजी का वेतन केंद्रीय और राज्य स्तर पर क्रमशः 2,50,000 और 2,25,000 होगा। नागरिकों को समय सीमा में सूचना प्रदान करने हेतु इन्हें सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं और उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रथम इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर मोहम्मद सरदार अली खान थे। वर्ष 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन 2014 के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनका कार्यकाल संघ तथा राज्य के अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों की निगरानी करना आदि है। नोट अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है। भारत का विधि आयोग प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MCC तलवाड़। एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में कानूनों में सुधार और कानूनों के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विधि आयोग का गठन होता है। 21वें विधि आयोग 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान थे। क्षेत्रीय परिषद एक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के मध्य संवाद हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष एवं बारी बारी से मुख्यमंत्री उपसभापति का पद धारण करते हैं। यह सलाहकारी निकाय है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में एक अधिनियम द्वारा किया गया। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर तो है ही और एक 8वां उसे सिक्किम को शामिल कर लिया गया। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 370 को तो निरस्त कर दिया गया। 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 371 क के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ख के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ग के तहत मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 घ के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। 371 अंग के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। 371 च के तहत सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 छ के तहत मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ज के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। 371 झ के तहत गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ঞ के तहत कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है।
चलिए भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय देख लेते हैं। तो भाग 1 ये संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र विषय से, जो कि 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है इसमें। भाग 2 इसमें नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार है इसमें, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5A भाग 4A मूल कर्तव्य हैं इसमें, अनुच्छेद 51A में है। भाग 5 संघ संबंधित विषय हैं इसमें, 52 से 151 तक है इसमें, जिसमें कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्र की विधायी शक्तियाँ हैं, संघ की न्यायपालिका है तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है। 5 अध्याय हैं इसमें। भाग 6 राज्य की बात की गई है इसमें, 152 से 237 तक है इसमें अनुच्छेद। भाग 6 में राज्य की बात की गई है, जो कि 152 से 237 तक अनुच्छेद इससे संबंधित है, जिसमें साधारण, उसके बाद कार्यपालिका, देन राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय, देन अधीनस्थ न्यायालय। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त इसे कर दिया गया है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 तक इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 9 क या फिर भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 243P से 243ZG तक है। भाग 9 ख सहकारी समितियां की बात की गई है इसमें, 243ZH से 243ZT तक है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें 244 से 244A तक इसमें प्रावधान है। 11 भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। इसमें 245 से 263 तक अनुच्छेद है। इसमें 2 अध्याय हैं, विधायी संबंध तथा प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद की बात की गई है इसमें। भाग 12 में जिसके संबंधित 264 से 300A तक अनुच्छेद हैं। इसमें वित्त की बात की गई है, ऋण लेने की बात की गई है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद की बात की गई है तथा संपत्ति का अधिकार की बात की गई है। इसमें भाग 12 में करीब 4 अध्याय हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इससे संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक इसमें प्रावधान है। इसके अंतर्गत अध्याय 2 हैं, पहला में सेवाएं, दूसरा में लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315 से 323 तक है। भाग 14 को अधिकरण की बात की गई है, 223A से 223B तक इससे संबंधित अनुच्छेद है। भाग 15 इसमें निर्वाचन है, 324 से 329A तक इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद इसमें है 324 से 329A। भाग 16 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 अनुच्छेद तक इसमें दिया गया। भाग 17 राजभाषा की बात की गई, 343 से 351 अनुच्छेद है इनके अंतर्गत।
जिसके अंतर्गत अध्याय राजभाषा के अंतर्गत अध्याय 4 है, जिसमें पहला अध्याय संघ की भाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा तथा चौथा विशेष निर्देश की बात की गई है। भाग 18 आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन की बात की गई 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन की बात की गई 368 इससे संबंधित अनुच्छेद है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई 369 से 392 तक अनुच्छेद इसमें दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन 393 से 395 तक की इसमें बात है। अब नोट में कुछ दिया गया है। भाग 7 भाग ख वाले राज्यों से संबंधित तथा भाग 9 भाग ख वाले राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। आगे चलकर भाग 4 क तथा भाग 14 क का समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1992 तथा भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जबकि भाग 9 ख को 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा शामिल किया गया। चलिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। पहला, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद तीसरा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं का नाम परिवर्तन। 13वां मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। 14वां विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 16वां है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17वां अस्पृश्यता का अंत। 19वां है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21वां है प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 को है शिक्षा का अधिकार। 25 है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 32 है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ऋण संहिता सहित उपचार। 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। 39 ख है समाज के भौतिक संसाधनों को उचित स्वामित्व और वितरण। 39 ग है अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। 43 को है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 43 ख है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना। 44 है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश। 45 है 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश। 46 है अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए निर्देश। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश। 51 क है मौलिक कर्तव्य। 61 है राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 72 है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 78वां है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 110 है धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 है संसद के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 167 है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 है राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन। 200 है विधेयकों पर अनुमति। 213 है विधानमंडल के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 226 है कुछ रिट निकालने को उच्च न्यायालय की शक्ति। 239 क है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 249 है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 है अंतर्राज्यीय नदियाँ या फिर नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 263 है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 265 है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 है वित्त आयोग। 300 है वाद और कार्यवाहियाँ। 300 क है संपत्ति का अधिकार। 311 है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पदोन्नत किया जाना। 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 320 है लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 को है प्रशासनिक अधिकरण। 324 है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 335 है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 को है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 350 को है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 है आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कहते हैं। 356 है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 365 है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 है संविधान का संशोधन करने की शक्ति, संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जिसको निश्चित कर दिया गया 370 को। अब चलिए भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम अनुसूची राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची संबंधित है निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। कौन कौन अधिकारी हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। चौथा है राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। पांचवा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। छठवां राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। सातवां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आठवां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नौवां भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा दिए गए अनुच्छेद, उसको देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूछा यही जाता है कि पहली अनुसूची में कौन सा विषय है, दूसरी अनुसूची में कौन सा विषय, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों
अभ्यर्थियों सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथों का प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। कौन कौन से पदाधिकारी हैं? तो संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के चुनाव के अभ्यर्थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के चुनाव के अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य। ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का ओथ की बात नहीं की गई है। उसके लिए कि एक सेपरेट अनुच्छेद है 60, उसके तहत वो जो है अपना ओथ लेता है, मतलब शपथ लेता है। चौथी अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे। अब 100 संघ सूची में, 61 राज्य सूची में तथा 52 समवर्ती सूची में विषय हैं। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में यह 22 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में 14 थी। यह भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, इसमें अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अंग्रेजी भारतीय संविधान की भाषाओं में शामिल है या नहीं, तो नहीं है। 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विधि नियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्तियों से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 284 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम आदि की न्यायालय समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। 3 अनुसूचियाँ और हैं जो इस PDF में नहीं है। चलिए उनको मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की नियरता से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। बस इतना ही भारतीय राज्य व्यवस्था में था। भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस इसी जो 4 वीडियो हैं इसी को बार बार आप रिवाइज करके देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और
हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।